जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने लगातार 5 जो वहाँ पर केंद्र में HRD मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने हमारा इतिहास चेंज किया। यहाँ पर अकबर महान हो जाता है, यहाँ पर सिकंदर महान हो जाता है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज थी उसको कुछ और नाम दिया गया। ऐसे नहीं चलेगा। जो सम्मान हमने अपने राजाओं को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैं उमर अब्दुल्ला से ये सवाल करना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उस वक्त सत्ता को छोड़ करके इस्तीफ़ा दे करके फॉरेन नहीं दौड़ गए थे? क्या वहाँ पर ये जो नीलकंठ गंजू को नहीं मारा गया? क्या वहाँ पर टीकालाल टपलू की हत्या नहीं हुई? क्या 24 लोगों को लाइन में खड़े होकर के वहाँ पे मौत के घाट नहीं उतारा? क्या मस्जिदों से आवाज़ें नहीं आती थी कि यहाँ से काफिरों भाग जाओ? ये सब घटनाएं हैं, इसकी अखबारों की सुर्खियों में है। और आज भी हम उस जो सत्य है उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन का फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट भी अब आ गया है और उसे कुछ दिनों में पब्लिक डोमेन में भी लाया जाएगा, और किस तरीके से इस समय हलचल हो रही है, खासकर आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी अपनी एक बयान में उन्होंने कहा था कि 7-8 महीनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस किए जाएंगे। उसके बाद उनका एक दौरा हुआ जम्मू कश्मीर का, उसके बाद अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है जम्मू कश्मीर का। तो किस तरीके से इस समय घटनाक्रम बन रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर सियासत को लेकर। और इस समय हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी जड़ें किस तरीके से मजबूत कर रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के अलावा कश्मीर में भी, और उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर भी इनकी कैसी नज़र है। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता जी, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं ये। तो सर, आप मुझे बताइए किस तरीके से आप देखते हैं इस समय जो घटनाक्रम बन रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। भाजपा कह रही है हम 50 से पार का आंकड़ा जो है इस बार छुएंगे, और कश्मीर को लेके क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में रहता है, और हमारी जो रणनीति है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने या कोई इस प्रकार की नहीं है। हम सरकारी स्कीमों को लेकर के लोगों के हितों के लिए बूथ स्तर पर काम करते हैं, और उस बूथ स्तर पर काम करने से हमें यही फ़ायदा है कि जब डोमिसाइल बनते हैं तो कार्यकर्ता डोमिसाइल का अगर कैंप लगता है तो वहाँ लोगों को सुविधा देता है। आयुष्मान कार्ड बड़े लोगों के बीच में रहे। जब सिलेंडर बांटे गए सरकार की तरफ से, तब हम जहाँ तक पेंशन, विधवा पेंशन या दूसरी पेंशन का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इवन कि कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार से पूरे देश भर में सभी पार्टियां और लोग चुप करके बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस महामारी के दौरान भी सतर्क था और लोगों के बीच में था। इन सब विषयों को देख करके हम खुद अंदाज़ा ला सकते हैं कि एक तो हम विचारधारा वाली पार्टी हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो। इसलिए लोगों को हम पर विश्वास है। हमारे पास एक मजबूत लीडरशिप है जो केंद्र में नहीं पूरे विश्व में एक अच्छा काम कर रही है। उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी, आप पिछली जो 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, हालांकि बीजेपी वर्सेस ऑल, यहाँ तक कि विदेशी ताकतें भी किसान आंदोलन के माध्यम से या दूसरे तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में वहाँ पर आए हैं। इस सभी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो जम्मू कश्मीर में इस दौरान काम किया है उसका फल हमें मिलेगा। नंबर 2, जहाँ तक आपने कश्मीर की बात कही है, ये आपकी जानकारी के लिए कि एक समय था 2014 का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर हम कुल मिलाकर के जो 3 वहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थे, हमें 5000 वोट मिला। आज वहाँ पर 6 लाख हमारा मेंबरशिप है। वहाँ से हमारे डीडीसी जीत करके आए हैं, हमारे पंच सरपंच जीत करके आए हैं, हमारे वहाँ पर जो बीडीसी मेंबर्स हैं वो जीत करके आए हैं। तो पार्टी का आधार कुल मिलाकर के लगातार बढ़ रहा है। तो हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी विरोधी पार्टियाँ, आप देख रहे होंगे कि हमारे ही कार्यकर्ताओं को वहाँ पर मारने का, ताकि बीजेपी यहाँ पर ना प्यार पसारे, लेकिन
हमारा कार्यकर्ता शिद्दत के साथ, दम के साथ वहाँ पर खड़ा है। और इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहता था कि जिस तरीके से लगातार इस समय टारगेट किलिंग्स की जा रही है, खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो इस समय पीडीपी के भी थे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भी टारगेट हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की प्रक्रियाएं और बढ़ने वाली हैं? जिस तरीके से बीजेपी एक समय में अपना झंडा नहीं उठा सकती थी कश्मीर में, मगर आजकल वो रैलीज निकाल रही है। कल भी हमने देखा था कुपवाड़ा में भी एक बड़ी रैली हुई थी। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो आई हैं ग्राउंड पे। तो आप लोगों को थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा कि किस तरीके से जो स्पेशल टारगेटिंग स्पेशली देखा जाता है कि बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का कहीं ना कहीं वो वर्कर है, तो उसको टारगेट, आपको इस बारे में किस तरीके से कहेंगे आप? देखिए, ये सच है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ज़्यादा वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, जिस विचारधारा को लेकर के हम वहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एकदम से हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समय और परिस्थितियों को बदलते हुए जब लोगों ने करीब से देखा है, आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहाँ पर रोज़मर्रा के बंद नहीं होते, आज वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं, आज वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, आज वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ा है, आज हुर्रियत जैसे लोगों की जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी आवाज़ बंद है। तो लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रवाद के साथ और इस तरह के डिज़ाइन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। और आने वाला समय है जो भारतीय जनता पार्टी क्या है, केंद्रीय नेतृत्व में जो उन्होंने देखा है, जहाँ तक डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो कश्मीर में देख रहे हैं कि लगातार वो समय आने वाला है। जिस तरह से हाईवे का काम हो रहा है, 3 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचेंगे, वहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, इसी तरह से एम्स वहाँ पर बन रहा है, रिंग रोड वहाँ पर बन रही है, रेलवे वहाँ तक पहुँच रही है, और जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, जो लोग वहाँ पर हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ, वो वहाँ पर माहौल ख़राब करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, लेकिन आम नागरिक इस चीज़ को समझता है। 30 साल की लगातार की आतंकवाद की परिस्थितियों में लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, गुमराह हुए थे, लेकिन निश्चय ही आने वाले समय में जिस प्रकार से इलेक्शन हमने बीडीसी के, डीडीसी के, पंचायती लेवल पर करवाए हैं, 3 टायर वो एक गवर्नमेंट जो हमने वादा किया था उसको दिया है। अब लोगों को अपना चुना हुआ नुमाइंदा जब नज़दीक से मिलता है तो लोग उसमें खुश हैं। समय लगेगा, परिस्थितियाँ चेंज होगी। तो सर, कश्मीर फाइल जैसी मूवी इस समय आई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सच्चाई को उजागर किया गया 30-35 साल के बाद, जिस तरीके से हालात थे कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से वहाँ पे विस्थापित किया गया, वो सारे चीज़ें बताई गई हैं उसमें। और बीजेपी जो रन स्टेट्स हैं उन्होंने उसको टैक्स फ्री भी किया है। बहुत सारे लोगों की प्रक्रिया इसमें आ रही हैं। इसके अलावा जो आपके अपोजिशन में हैं, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान आता है, वो कहते हैं कि फैक्ट्स पर नहीं बनी है, वन साइडेड स्टोरी है, कॉन्कट स्टोरी है और एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए इसमें काम किया गया। देखिए, फिल्में कोई आज नई नहीं बनी है, पहले भी फिल्में बनती थी और ये था कि सच सामने नहीं आता था, सेंसर बोर्ड द्वारा उनको दबा दिया जाता था। जिस प्रकार से जब ये मूवी आई तो जैसे वो 550 थिएटर्स में वो लगनी थी और उसको कुछ ऐसे सलमान खान जैसे लोग जिन्होंने वो सोनी चैनल पर जैसे प्रमोशन होती है कपिल शो में, वहाँ पर प्रमोट नहीं करने दिया गया। जूँ जूँ किसी चीज़ सच्चाई को दबाया गया, त्यों त्यों इस घटना को वो देखने का, इस मूवी को देखने का लोगों का एक मन में जो ऐसा भाव आया, तो उसी के कारण से ये आज पूरे हिंदुस्तान में 10 दिनों में 70 करोड़ का बिजनेस कर रखी है और इन लोगों ने इनको फेल करने की किया। मैं उमर अब्दुल्ला से ये सवाल करना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उस वक्त सत्ता को छोड़ करके, इस्तीफ़ा दे करके फॉरेन नहीं दौड़ गए थे? क्या वहाँ पर ये जो नीलकंठ गंजू को नहीं मारा गया? क्या वहाँ पर टीकालाल टपलू की हत्या नहीं हुई? क्या 24 लोगों को लाइन में खड़े होकर के वहाँ पे मौत के घाट नहीं उतारा? क्या मस्जिदों से आवाज़ें नहीं आती थी कि यहाँ से काफिरों भाग जाओ? ये सब घटनाएं हैं, इसकी अखबारों की सुर्खियों में है और आज भी हम उस जो सत्य है उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो वो कह रहे थे मुस्लिम्स भी तो मरे हैं, उनका क्यों नहीं दिखाया? देखिए, ऐसा नहीं है, एक समाज सभी के साथ ऐसी हुआ है, उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भाई भी थे, लेकिन किसी भी चीज़ से वो नुक्ता निकालना उसमें वो नहीं है। लेकिन
वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ निशाना बनाया गया था, वहाँ पर बलात्कार भी हुए हैं। और हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसकी बहन की या छातियाँ काट दी गई थी। हमने उस चीज़ों को करीब से देखा है। क्या इस प्रकार की एक साजिश जो पाकिस्तान प्रस्त लोग आज ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से सच की बात आपने की है कि सच को सामना करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों का इशू जो है वो आने वाले दिनों में इलेक्शंस का मेन कोर रहने वाला है, और क्या उनकी सेटलमेंट हो सकेगी? वो अभी भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया तो ये जो कश्मीरी पंडितों का इशू है, ये इलेक्शन का इशू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये सितंबर अक्टूबर 89 से सब ये माइग्रेशन शुरू हुई थी, लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वहाँ पर जब यहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की जरूरत थी वो उपलब्ध करवाई जाती थी। जब इनके बच्चे थोड़े जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहाँ पर इनको कोटा सिस्टम रखा गया, चाहे इंजीनियर थे चाहे डॉक्टर्स थे। आज कश्मीरी पंडित समाज के लिए अगर सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सोचती है। और ये अपने ही देश में इस प्रकार की घटना हो जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सरकारें कौन सी थी जिन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाया था? वो बसेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, आप जाकर के कश्मीर से पता लगाइए, वहाँ पर कॉलोनीज बन रही हैं। और कुछ लोग, जब मैं विधानसभा का स्पीकर भी रहा, समय समय पर ये अफवाहें उड़ाते रहे, ये आर्मी के लिए बन रही है, यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज भी वही लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहाँ सम्मान के साथ जाएं, कश्मीरी पंडित वहाँ पर सुरक्षा के साथ जाएं। किसी भी को अपना घर छोड़ना पड़े, इस बारे में 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो तो क्या किस प्रकार की वो त्रासदी थी, लोग खुद ब खुद इसको महसूस कर सकते हैं। तो सर कल एक बयान मैं सुन रहा था पूर्व में मंत्री रहे हमारे लाल सिंह जी का, तो वो बड़ा गुस्से में थे और बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे बीजेपी को। और कल जिस तरीके से एक फंक्शन होता है लखनपुर में और महाराजा गुलाब सिंह जी की वहाँ पर जो प्रतिमा जो लगाई जाती है वहाँ पे, उनका कहना था कि वो उन्होंने शुरुआत की थी उसकी, और उन्हें तो बुलाया भी नहीं गया। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, सभी लोगों को आमंत्रित थी, यहाँ पर मैसेज भी डाला गया। अब उनको उनकी क्या इसकी प्रक्रिया है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ के जो जीते हुए लोकप्रिय सांसद, उन्होंने उसका अनावरण किया। आम लोग भी वहाँ पर थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग आए थे। और शुरुआत की नहीं होती, खात्मे जो किसने बनाया, किसने शुरुआत की, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। आज अगर ये मूर्तियाँ लगती हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ 2009 से पहले 65 साल आज़ादी को बीत गए थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह की मूर्ति किसी ने नहीं लगाई। मैं पहला व्यक्ति था जिसने बावे वाले चौक पर और उसके बाद यहाँ पर पुल के पार ये जो मूर्ति का लगाया गया था, वहाँ से पास आप पिछला ये कारपोरेशन का रिकॉर्ड मंगवा के देख सकते हो। लेकिन उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर करण सिंह ये आके मुहूर्त करके हमें बुलाया भी नहीं। हमने अपने हाथों से ये चीज़ें बनाई थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों को सम्मान करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है स्कूलों के नाम पर, आज भारतीय जनता पार्टी की सोच है जिस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह को, महाराजा हरि सिंह को गलत तरीके से एक वो दर्शाया जाता था हिस्ट्री में, आज उसको हिस्ट्री को भी चेंज किया जा रहा है। ये एक अच्छी सोच है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने लगातार 5 जो वहाँ पर केंद्र में HRD मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने हमारा इतिहास चेंज किया। यहाँ पर अकबर महान हो जाता है, यहाँ पर सिकंदर महान हो जाता है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज थी उसको कुछ और नाम दिया गया। ऐसे नहीं चलेगा। जो सम्मान हमने अपने राजाओं को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सर आप 2 बार स्पीकर भी रह चुके हैं, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, अब मेयर भी रह चुके हैं। तो क्या आप देखते हैं किस तरीके से जम्मू की डेवलपमेंट हुई है? खासकर मैं अगर एज ए मेयर की बात करूं, आपने बहुत समय तक कुर्सी का कारोबार संभाला है, तो जम्मू में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है इस समय पे? और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, खासकर स्मार्ट सिटी को लेकर, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? और क्या लगता है कि तभी फ्रंट जो खासकर जो इस समय बन रहा है उस पर कैसी नज़र है आपकी? देखिए, मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूँ। जहाँ तक तवी रिवर फ्रंट का सवाल था, जो हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर्स थे, दूसरे लोग रहे, इन्होंने उसको कभी बनना ही नहीं दिया। कभी सिल्ट का वो बहाना लगा करके, कभी डिपार्टमेंट को गो स्लो के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार से एक कोशिश की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके लिए फंड भी मुहैया कराया गया है। जो गंडोला की बात होती थी, गंडोला हमने बनाया,
हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना। इसके बाद मेडिकल कॉलेज कागज़ों में थे, हमने उसको कार्य रूप दिया। आज वो वहाँ पर एडमिशन्स हो रही हैं। एम्स की बात हुई थी, हमने एम्स बनाया। रिंग रोड को हमने बनवाया। ये IIM, IIT, ये सारी चीज़ों को हमने बनवाया। एक्सप्रेस वे हाईवे को हमने बनाया। इंदिरा गांधी ने जिस वक्त वो एक बार पत्थर रखा था, ये इसका नाम, ये जो रेलवे लाइन के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा कराया। नेशनल हाईवेज जगह जगह बन रहे हैं। कुल मिलाकर के हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। 30 साल में जो इन्होंने हालत की है, पूरे 70 सालों में कश्मीर की, उसके कारण से ना यहाँ पर इन्वेस्टर कोई आता था, ना यहाँ पर कारपोरेटर सेक्टर था। लोगों को गुमराह किया गया। 1 लाख हमारे भाई आज सड़कों पर वो पक्का होने की बात करते हैं। ये किन सरकारों ने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार इन सभी के हितों के सोचती है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हमने बनवाई थी, इन सरकारों ने उनको ख़त्म करने की कोशिश की। आज अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के सहयोग के साथ फिर से विलेज डिफेंस कमेटीज़ को कायम किया गया। डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी ना होती तो वहाँ से भी बड़ा विस्थापन हो गया होता। कुल मिलाकर के हम राष्ट्र हित में सोचते हैं, देश हित में सोचते हैं। ये देश मेरा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी की। ज़रूर डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में हम कहेंगे कि डेवलपमेंट तो हुई है, मगर सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रेल प्रोजेक्ट से जो जम्मू पुंछ रेल का प्रोजेक्ट था, उस पर भी अभी अंकुश लग रहा है कि वो शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो वायबल नहीं है, फाइनेंशियली उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, तो उसको एक साइडलाइन किया गया। तो किस तरीके से देखते? ऐसा कुछ नहीं है। ये इस पर सर्वे चल रहा है, तो उस सर्वे के आधार पर जल्द ही, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे रहते हैं, पहाड़ी एरियाज़ रहते हैं, उसके लिए सब काम हो चुका है। जल्द उस काम की उसके लिए पैसे की भी अलॉटमेंट की जाएगी। जम्मू कश्मीर हमारी प्रायोरिटी है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, यहाँ तक आर्मी की मूवमेंट रहती है। दूसरी, हम अगर जोजिला में जाकर के वहाँ पर टनल 7,000 करोड़ की दे सकते हैं। मुझे याद है जब मैं भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, आज वो उसका काम चल रहा है। इसी तरह से ये जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर 2-3 घंटे में हम किस प्रकार से पुंछ पहुँच सकते हैं, उसका लिए पूरी सोच है। कोई ऐसा इलाका कार्य कठिन नहीं होता, वाइबल नहीं होता। ये कागज़ों में वाइबल कहते हैं, लेकिन ये वाइबल करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा। तो प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो क्या खास उनकी जो है नज़र रहेगी जम्मू कश्मीर को लेकर? उनका खासकर वो कश्मीर को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, हमेशा आते हैं यहाँ विज़िट करते हैं। इस बार क्या खास रहने वाला है? देखिए, हमारे लिए सुरक्षा प्राथमिकता रहती है, और दूसरा उनकी जो सोच है वो ज़मीन से जुड़ी है। आम आदमी को किस प्रकार से उसका जीवन स्तर बेहतर बनाया जाए। आज आप सरकारी स्कीमों में देखें तो उसमें उनकी काम करने की झलक नज़र आती है। तो बॉर्डर स्टेट होने के नाते यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बॉर्डर के लिए, दूसरे इलाकों के लिए होने वाली है। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक तरह से डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हो जाता है। तो जैसे राम मंदिर की बात की हमने, धारा 370 की बात की, लगातार ये जो भी हमारे काशी के प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट बनते हैं, ये इसके लिए कोई लंबा समय नहीं चाहिए। उसके लिए पैसे की अलॉटमेंट भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, और जल्द ये चीज़ें। आज गंगा के पास जाकर किसी ने कभी सोचा था हम जम्मू में अपनी नहर नहीं साफ़ कर सकते, लेकिन गंगा की सफाई कोई छोटा मुद्दा नहीं था। आज वातावरण बदला है देश का, और हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो एक सभ्यता संस्कृति है, उसको सम्मान मिले, इस प्रकार की एक कोशिश है। बालाजी का मंदिर निर्माण होने वाला है, वो भी इसी तरह से। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए लोगों को सुविधा किस प्रकार से देनी है। यहाँ जो पर्यटन है, यहाँ पर जो टूरिज़्म है, हमारा एक मेन साधन हो सकता है हमारी इनकम का, उस पर ध्यान दिया जाएगा। आने वाले समय में रिलीजियस टूरिज़्म डेवलप करके हम जम्मू कश्मीर को साधन संपन्न स्टेट बना सकते हैं, ऐसा होगा। तो सर, कई बार हमने रिपोर्टिंग करते हुए बड़ा लंबा टाइम हो गया, कई बार रिपोर्टिंग करते हुए हम लोगों से सुनते थे कि जम्मू को, खासकर जम्मू रीजन को पीछे रखा जाता है ताकि कश्मीर को प्रमोट किया जाए। खासकर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, आप टूरिज़्म की बात कर रहे थे, तो क्या वजूहत थी? आप एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कहीं क्या इस तरीके का भेदभाव होता है कि जम्मू को जहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, खासकर भद्रवा की बात करूँ, गंदो बलेसा की बात करूँ, और भी हमारे एरियाज़ है, पत्नी टॉप की बात करूँ, बटौत की बात करूँ, बहुत एरियाज़ हैं जिनको डेवलप कर सकते थे हम। क्या लगता है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब नहीं हो रहा।
अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बालाजी मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भद्रवा के लिए एक स्पेशल जो रोड्स वगैरह का वो किया है, टनल्स का प्रावधान किया जा रहा है, उसमें आने वाले समय में 1.5-2 घंटे में पहुँचेंगे। पत्नीटॉप में यहाँ पर गंडोला का जो सिस्टम है वो बन चुका है। मानतलाई में एक योगा का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है। सड़क के साथ ये सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा और जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आएगा वो कोई एक दिन के लिए नहीं आएगा, उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार का एक वातावरण यहाँ बनने वाला है। सर, आप एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं आपसे एक निजी सवाल रहेगा, मैं खुद भी उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। डोडा का एक देसा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ पर रहती है। उनका एक सवाल है कि पिछले 70 साल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, बीजेपी ने भी बहुत लंबे समय तक वहाँ पर शासन किया, मगर अभी भी वहाँ के 30 से 40 हज़ार लोग पैदल चलते हैं। उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है ऐसी जो एक नॉर्मल इंसान को मिलनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सड़कों का सवाल है, हर इलाके तक, पाडर तक सड़कें पहुंची है। देसा का इलाका मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन उसके बारे में भी चिंता। आज कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां सड़क माध्यम से और ये पानी और बिजली किसी के घर में ना पहुंचे। और यहाँ पर तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं 24/7 का प्रावधान यहाँ पर हो, तो कोई भी घर बिना जल के, ठीक है सरकारी स्कीमों में थोड़ा सा कुछ जगह पर समय लगा होगा, लेकिन छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज का बनाया जाना वही एक तरीका होता है। जैसे जम्मू को नई 6 कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई हैं, पाडर को नई कॉन्स्टिट्यूंसी, ये दूर दराज के इलाके में इसके बारे में चिंता नहीं होती थी, अब ज़्यादा चिंता होगी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और लंबे समय से सियासत में हैं और इनकी नज़र थी जम्मू कश्मीर पर। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस समय काम हो रहा है, इसका चेहरा बदलेगा और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए नए आयाम भी जोड़ेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।